जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेद। वेद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। और दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो इस तरह दोस्तों वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि आग का खोज कब हुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। आग का खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में भी एक खोज हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मानव जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, उसका नाम है पहिया। तो पहिया की खोज दोस्तों नवपाषाण काल, और आग की खोज पूरा पाषाण काल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रखालदास बनर्जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो दोस्तों अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए है, दयाराम साहनी। इन्होंने भी खोजा, और इन्होंने हड़प्पा को खोजा। हड़प्पा स्थल को इन्होंने जो है खोजा 1921 ईस्वी में। गोपाल मजबूदार ये भी दोस्तों खोजे, ये चनहुदड़ो को खोजा। इन्होंने भी खोजा 1931 में। और दोस्तों, रखालदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो को खोजा, और कब खोजा तो ये 1922 में खोजा। रंगनाथ राव ये भी खोजे दोस्तों, ये खोजे रंगपुर तथा लोथल को। तो इस तरह दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा 1921 में। गोपाल मजूमदार खोजे चनहुदड़ो को 1931 में, और रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो को खोजे 1922 में, तथा रंगनाथ राव रंगपुर तथा लोथल को खोजे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और दोस्तों, ये जो धर्मपाल हैं ये पाल वंश के राजा थे, और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल जो है इसका राइट आंसर होगा। गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। गोपाल जो है दोस्तों पाल वंश के संस्थापक भी थे। ये जो है ये थे पाल वंश के संस्थापक। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्होंने पाल वंश को 750 ईस्वी में जो है स्थापना किए, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इन्होंने 750 ईस्वी में इसकी स्थापना किए, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर, और गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो का नामक पुस्तक का लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1191 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और दोस्तों, ये किनके बीच हुआ था तो ये पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी
पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में यह जो है युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1025 ईस्वी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसने 20 लाख दिनार लूट कर ले गया। 20 लाख दिनार उसने जो है इस मंदिर से लूट कर ले गया। 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण किया। और दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के सौराष्ट्र में है। गुजरात के सौराष्ट्र में है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण करके 20 लाख दिनार लूट कर ले गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि चंदावर की युद्ध किनके बीच हुआ। चंदावर की युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी और जयचंद। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ। और कब हुआ, तो 1194 में। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। दोस्तों बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि काराकोरम दर्रा कहाँ है। काराकोरम दर्रा कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिमला को तिब्बत से कौन सी दर्रा जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से कौन सी दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला दर्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, सिपकिला यानी सी से स्टार्ट हो रहा है और शिमला इसमें भी पहले सी है, तो दोनों में पहले सी है, इसलिए सी से शिमला और सी से सिपकिला। तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा सिपकिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दे, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है दोस्तों कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है। और दोस्तों जवाहर सुरंग इसी जो है दर्रा में है। याद रखिएगा कि जवाहर सुरंग इसी दर्रा में है, बनिहाल दर्रा में। तो बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा सिपकिला है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है और यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है और इसकी पूरब से एक नदी भी निकलती है। इसकी पूरब से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी और सतपुड़ा की और इसकी जो है ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और सतपुड़ा की पहाड़ी से पूरब दिशा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है। दोस्तों इस नीलगिरी पहाड़ी की एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। याद रखिएगा, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा जो है इस नीलगिरी की पहाड़ी की चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और दोस्तों यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नीलगिरी पहाड़ी की एक चोटी है जिसका नाम क्या है, तो डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि गुजरात और गोवा के बीच के समुद्री तट को क्या कहा जाता है। गुजरात और गोवा के बीच के समुद्री तट को
क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट। कोंकण तट कहा जाता है। गुजरात और गोवा के बीच के समुद्री तट को कोंकण तट कहा जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए है, मालाबार तट। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दे तो यह कर्नाटक के मैंगलुरु तथा कन्याकुमारी तक के बीच के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मालाबार तट कर्नाटक में मैंगलुरु तथा कन्याकुमारी के बीच के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं तथा गुजरात और गोवा के बीच के समुद्री तट को कोंकण तट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा पाने वाला प्रथम, यहाँ पर प्रथम छूट गया है दोस्तों, यहाँ पर प्रथम होगा, प्रथम भारतीय राज्य कौन है? भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा पाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम भारतीय राज्य बना है। 1952 में दोस्तों यहाँ के एक बहुत ही फेमस नेता थे पोट्टली श्रीरामुलु। उन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करने के लिए आमरण अनशन कर दिए और लगभग आमरण अनशन करते हुए उनको 56 दिनों तक जो है उन्होंने आमरण अनशन किया और उनका मृत्यु हो गया, जिससे कि पूरे राज्य में विद्रोह फैल गया। इसलिए दोस्तों 1953 में सरकार को मजबूरी बस इस राज्य को भाषा के आधार पर बनाना पड़ा। इसलिए यह भारत का प्रथम राज्य है जो भाषा के आधार पर पहली बार बना, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि नए राज्य या क्षेत्रों का प्रवेश भारतीय संघ में भारत की संसद साधारण बहुमत पर दिलाता है, यह कौन सी अनुच्छेद में है? नए राज्य तथा क्षेत्रों का प्रवेश भारतीय संघ में भारत की संसद साधारण बहुमत पर दिलाता है, यह कौन सी अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत और भारत राज्यों का संघ ये है और अनुच्छेद 2 में नए राज्य या क्षेत्रों का प्रवेश भारतीय संघ में भारत की संसद साधारण बहुमत पर दिलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 2। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन सी भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के कौन सी भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेदों को भाग 3 में रखा गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं तथा इसका नाम है मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार। तो इस तरह दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार कहा जाता है और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और इसे का दूसरा नाम मैग्ना कार्टा भी है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है दोस्तों अधिकार पत्र। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस देश से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द को जोड़ा गया है? किस देश से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में न्याय शब्द को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द को जोड़ा गया है। और यह जो न्याय जो है 3 प्रकार के होता है, इस बात को ध्यान में। न्याय जो है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो सामाजिक न्याय, दूसरा होता है राजनैतिक न्याय और तीसरा होता है आर्थिक न्याय। तो न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। और न्याय शब्द को रूस से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि कौन सी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है? कौन सी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरुवाड़ी वाद में जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों बेरुवाड़ी वाद कब हुआ? तो 1960 में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। गोलकनाथवाद ये हुआ 1967 में और केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 में।
इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सेबी के अध्यक्ष के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। 3 वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। लेकिन दोस्तों उम्र में पूछे तो 65 वर्ष अधिकतम। अगर वह 65 वर्ष पहले पूजा रहा है तो भी वह रिटायर हो सकता है। तो उम्र में 65 वर्ष और साल में 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि राष्ट्रीय शेयर बाजार, जिसको अंग्रेजी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, राष्ट्रीय शेयर बाजार का स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय शेयर बाजार का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991। 1991 में राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुआ। दोस्तों यह जो है शेयर बाजार फेरवानी समिति के सलाह पर हुआ। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फेरवानी समिति के सलाह पर इस राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय है वर्ली में। याद रखिएगा मुंबई के वर्ली में इसका मुख्यालय है। फेरवानी समिति के सलाह पर इसकी स्थापना हुआ 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत का वित्तीय वर्ष होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो यह जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ और 5 करोड़ की पूंजी के माध्यम 5 करोड़ पूंजी के सहायता से इस बैंक की स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए सीडी देशमुख है, इस पर भी ध्यान दे दें। तो यह सीडी देशमुख जो है यह प्रथम भारतीय तथा स्वतंत्र भारत के भी यह आरबीआई के गवर्नर थे। इस बात को ध्यान में रखिए कि यह प्रथम भारतीय तथा स्वतंत्र भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। इस बात को ध्यान में रखिए। इनका कार्य सर ओसबोर्न स्मिथ का कार्यकाल जो है दोस्तों 1935 से 1937 तक का था। 1935 से 1937 तथा दोस्तों ये सीडी देशमुख है, इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। 1949 तक था। तो इस तरह दोस्तों 1949 तक। तो इस तरह दोस्तों सर ओसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937 का कार्यकाल तथा सीडी देशमुख का 1943 से 1949 तक। सीडी देशमुख भारतीय थे, इसलिए यह प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर जनरल हो गए तथा सर ओसबोर्न स्मिथ यह अंग्रेज थे तो ये होंगे। तो इस तरह दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।